नमस्कार दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी या भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और भारत के भूगोल में आज या इंडियन ज्योग्राफी में आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे उस टॉपिक का नाम रहेगा भारत की भौगोलिक अवस्थिति। अब किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि भाई उस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारत की भौगोलिक अवस्थिति। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ज्योग्राफी में या ज्योग्राफी में या भूगोल में भौगोलिक अवस्थिति का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि पृथ्वी पर किसी भी स्थान की या वस्तु की सटीक स्थिति को ही ज्योग्राफी में या भूगोल में भौगोलिक अवस्थिति कहते हैं। इसका मतलब है हम इस टॉपिक में पृथ्वी पर भारत की सटीक स्थिति जानेंगे। और पृथ्वी पर भारत की सटीक स्थिति जानेंगे या पृथ्वी पर किसी भी स्थान की या किसी भी वस्तु की अगर हमें सटीक स्थिति जाननी होती है तो हम अक्षांशों और देशांतरों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब सर, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? अक्षांशों और देशांतरों की बात करें तो ये ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। और अक्षांशीय विस्तार और देशांतरों की बात करें, अक्षांशों की और देशांतरों की बात करें तो ये जो देशांतर हैं ये पृथ्वी पर, किस पर, पृथ्वी पर या ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ, किसकी तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखाएं। तो ये जो रेखाएं है ना ये ग्लोब पर खींची गई कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं। और काल्पनिक रेखाएं किस तरफ से, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई क्या है, काल्पनिक रेखाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि देखो ये जो रेखाएं हैं ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतरीय रेखा। और ये जो देशांतरीय रेखा है इस देशांतरीय रेखा का नाम है ग्रीनिच रेखा। और देखिएगा दोस्तों, ये ग्रीनिच रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। एक तो ये वाला भाग है, इस वाले भाग को कहेंगे हम पूर्वी गोलार्ध। क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध। और ये रेखा इस वाले भाग, एक ये वाला जो भाग है इसको कहेंगे हम पश्चिमी गोलार्ध। तो कितने भागों में बांट रही है, दो भागों में बांट रही है ग्रीनिच रेखा, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। और एक अक्षांशीय रेखा है, मुख्य अक्षांशीय रेखा है। इस मुख्य अक्षांशीय रेखा का नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है भी, कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है ये कर्क रेखा पृथ्वी को, इसको पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। सॉरी, ये जो रेखा है इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। और ये भूमध्य रेखा है ना इस पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है, दो भागों में। एक तो ये वाला भाग हो गया, इस वाले भागों को कहेंगे हम उत्तरी गोलार्ध। क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध। और एक ये वाला भाग है इसका नाम है दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है भाई, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट रही है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और ग्रीनिच रेखा दो गोलार्धों में बांट रही है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसका मतलब है अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति के आधार पर पृथ्वी चार भागों में बटी हुई है, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिएगा दोस्तों, हम बात करें भारत कहाँ है तो भाई इस पृथ्वी पर। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत इस पृथ्वी पर है यहाँ, इधर वाले भागों में गुजरात वाला भाग हो गया, नीचे आएंगे तो ये भारत दक्षिणतम भाग हो गए। इधर वाले भागों में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले भाग हो गए, इधर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वाला भाग हो गया। ये पूर्वोत्तर भारत हो गया, जैसे अरुणाचल प्रदेश आ गया। इधर नेपाल वाला भाग आ जाता है। इधर वाले भागों में हम सब जानते हैं लद्दाख वाला भाग, किसका, लद्दाख वाला भाग पड़ता है। और इस लद्दाख वाले भाग में इधर वाला भाग पड़ता है जम्मू कश्मीर का, और फिर पंजाब और राजस्थान। तो देखो ये है भारत की अवस्थिति। अब दोस्तों हम खुद ही बता सकते हैं कि सर भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में भी है। तो हमसे पूछा जाएगा कि भाई भारत अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि के आधार पर कौन से गोलार्धों में है, तो हमें उत्तर देना है भाई उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तरी पूर्वी दोनों गोलार्धों में है कौन, भारत।
भाई गोलार्धों की तो बात होगी। फिर भारत है एशिया में, और भारत जो एशिया के दक्षिण मध्य में स्थित है। किसमें स्थित है? दक्षिण मध्य में। तो भारत एशिया के तो किस दिशा में स्थित है? एशिया के दक्षिण मध्य में स्थित है। तो एशिया के दक्षिण मध्य में स्थित है, और पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। अगर हमें एग्जामिनर पूछे एग्जाम में कि भाई भारत पृथ्वी के कौन से गोलार्ध में है, तो पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अगर एग्जामिनर पूछे कि भाई भारत एशिया में किस दिशा में स्थित है, तो एशिया के दक्षिण मध्य में स्थित है कौन? भारत। इसके बाद में बात करें तो अभी भी दोस्तों हमें भारत की एग्जिट लोकेशन का पता अभी भी नहीं चला। और एग्जिट लोकेशन की बात करें तो एग्जिट लोकेशन का पता लगाने के लिए तो हम किसका प्रयोग करते हैं? अक्षांशों और देशांतरों का। तो ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं कौन सी हैं? देशांतरीय रेखाएं हैं, और ये इस प्रकार खींची गई हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो ये इस प्रकार देशांतरीय रेखाएं हैं। अब ये जो देशांतरीय रेखाएं हैं दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये जो देशांतरीय रेखा है, इस देशांतरीय रेखा का नाम है 6 डिग्री 7 मिनट से। इस देशांतरीय रेखा का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, कहां से लेकर? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये तो भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। कितना है भाई? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। और देखिएगा दोस्तों, अब इधर जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो कहलाती है पश्चिमी देशांतरीय रेखाएं। ग्रीनविच रेखा से इस वाली साइड में जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो पश्चिमी देशांतरीय रेखाएं कहलाती हैं, और ग्रीनविच रेखा से इस साइड में जो देशांतरीय रेखाएं हैं वो पूर्वी देशांतरीय रेखा कहलाती है। अब आप बताओ भाई भारत इन पूर्वी देशांतरों में स्थित है या पश्चिमी देशांतरों में? तो आप सब कहोगे कि सर भारत पृथ्वी के पूर्वी देशांतरों में स्थित है, और वो पूर्वी देशांतर कौन कौन से हैं? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों में। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, और खूब इधर अक्षांश ये देशांतरीय रेखाएं इस प्रकार खींची गई है, ठीक है। इसके अलावा और भी देशांतरीय रेखाएं, ये देशांतरीय रेखाएं खींची गई। और देखिएगा दोस्तों, इन देशांतरीय रेखाओं की बात करें तो ये जो देशांतरीय रेखा तो होगी जिसका क्या नाम है? ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा। और ये जो रेखाएं हैं ये एक बिंदु पर यहाँ आकर मिल रही है, और इस प्रकार जो रेखाएं खींची गई हैं इधर, इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांशीय रेखाएं। तो अक्षांशीय रेखाएं और पश्चिम से पूर्व की तरफ इस प्रकार खींची गई है, और ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ये पश्चिम से पूर्व की तरफ इस प्रकार खींची गई हैं ये रेखाएं। अब ये जो रेखाएं हैं ये इस प्रकार भारत को क्या करती हैं? कोई ना कोई अक्षांशीय रेखाएं हैं ये वाली। अब भारत की बात करें तो भारत जो इन अक्षांशों के मध्य अवस्थित है, और इस अक्षांश का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर, कब से लेकर? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये तो भारत का क्या है भाई? अक्षांशीय विस्तार है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। अब देखिए दोस्तों, अक्षांश के दो भागों में बटे। इस भूमध्य रेखा से नीचे हैं वो कहलाते हैं दक्षिणी अक्षांश, और इस भूमध्य रेखा से ऊपर वाले भागों में हैं ये कहलाते हैं उत्तरी अक्षांश। तो भारत उत्तरी अक्षांशों में है या दक्षिणी अक्षांशों में? तो आप ये बताओगे सर कि भारत कौन से अक्षांशों में? उत्तरी अक्षांशों में। और उत्तरी अक्षांश कौन से? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। तो हमसे पूछेगा कि भाई भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, हम इनका अंतर देखें। क्या देखें? अंतर देखें। ये भारत का जो अक्षांशीय विस्तार देखें, अक्षांशीय अंतर देखें, तो इनका जो अंतर करेंगे तो आएगा अपने पास 29 डिग्री 18 मिनट, और इनका जो अंतर करेंगे वो आएगा 29 डिग्री 2 मिनट। तो हमसे पूछ लेगा कि भारत में अक्षांशों का अंतर कितना है? 29 डिग्री 2 मिनट। तो आपको बताना है। अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि भाई भारत में देशांतरों का अंतर कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट। कितना है? 29 डिग्री 18 मिनट देशांतरों का क्या है? अंतर है। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, हम यहाँ बात करें
तो यहाँ से पश्चिमी जो ये अक्षांश है, ये देशांतर है, इस देशांतरीय रेखा का नाम है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर जो ये स्टेट पड़ता है भारत का, ये स्टेट कौन सा है? गुजरात है। और ये वाला जो स्टेट है यहाँ भारत में, ये इस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। और इस अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पूर्वी ये वाला जो बिंदु है, इस वाले बिंदु की बात करें तो ये वाला जो बिंदु पड़ता है ये 97 डिग्री 25 मिनट पर पड़ता है। और ये जो बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट पर, इस बिंदु के नाम की बात करें तो इस बिंदु का नाम है किबिथु। कौन सा है? किबिथु है। और अन्य स्रोतों में इसका और भी एक और नाम मिलता है, या इसका नाम मिलता है वालांगू। क्या नाम मिलता है भाई? वालांगू। तो इसका नाम वालांगू भी मतलब, या अन्य कई स्रोतों में तो इसका नाम मिलता है वालांगू, या कौन सा है? किबिथु है। जो किबिथु भारत का पूर्वी बिंदु है, जो कहां पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों पर अवस्थित है। और पश्चिमी बिंदु है जो ये कहां है? गुजरात में, और इसका नाम है गोरमोता। कौन सा है? गोरमोता है। या इसी का ही अन्य नाम मिलता है गोहार मोती। कौन सा है? गोहार मोती। तो ये गोरमोता या गोहार मोती भारत का पश्चिमी बिंदु है, या अन्य जगह इनका एक और नाम मिलता है जिसका नाम है सरक्रिक। क्या मिलता है? सरक्रिक। तो ये सरक्रिक गुजरात, या गुहार मोती या गोरमोता भारत का कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है, जो कहां पड़ता है? गुजरात में। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि ये जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये दक्षिणतम बिंदु पड़ता है कन्याकुमारी में। कहां पड़ता है? कन्याकुमारी में। और ये जो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी में पड़ता है, इसका नाम है केप कोमोरिन। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, वो कौन सा है? केप कोमोरिन है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। इसके अलावा भी देखिएगा दोस्तों, भारत के कुछ द्वीपीय भाग पड़ते हैं इधर वाले भागों में, जिन्हें हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी दो भागों में बटे हैं। कितने भागों में? दो भागों में बटे हैं। एक अंडमान है और एक कौन सा है? निकोबार है। और एक नीचे है ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार में भारत का यहाँ दक्षिणतम बिंदु है, इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, वो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और भारत का जो उत्तरतम बिंदु है यहाँ पड़ता है, उस बिंदु का नाम है इंदिरा कोल। कौन सा पड़ता है? इंदिरा कोल। और इधर बात करें तो ये जो भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ है, अक्षांशीय विस्तार ये है 6 डिग्री 4 मिनट। कौन से अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है। और 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है भाई? 8 डिग्री 4 मिनट। और ये वाला जो इधर, अगर अंडमान कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो कुल अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट, जो कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। और इधर वाले भागों में तो हम बात कर रहे हैं, ये जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। तो हम सब जानते हैं कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन से स्टेट में पड़ता है? गुजरात में। और कौन सा है? गोरमाता या गोहार मोती है। अन्य स्रोतों में सरक्रिक गुजरात है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है वो किबिथु है, वो या वालांगू है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, जिसका नाम है केप कोमोरिन। और भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और इसी के अन्य नाम, दो नाम और मिलते हैं, या पिग्मेलियन पॉइंट। क्या नाम मिलता है भाई? पिग्मेलियन पॉइंट मिलता है, या इसी का नाम मिलता है पारासन पॉइंट। तो पिग्मेलियन पॉइंट, पारासन पॉइंट ही इंदिरा पॉइंट के अन्य क्या मिलते हैं? नाम मिलते हैं। और उत्तरी बिंदु है, उसका नाम है इंदिरा कोल है, जो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशों पर स्थित है। अब देखिएगा दोस्तों, इसके अलावा ये तो होगी भारत के सामान्य अवस्थिति के बारे में। इसके अलावा भी देखिएगा दोस्तों, भारत से कुछ एक देशांतरीय रेखा, अक्षांशीय रेखा गुजरती है। और ये जो इस प्रकार अक्षांशीय रेखा गुजरती है, इस प्रकार जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है, इसका नाम है कर्क रेखा। और ये जो कर्क रेखा है, ये भारत के बीचों बीच गुजरती है। भारत के बीचों बीच गुजरती है, इस प्रकार गुजरती है। और ये जो भारत के बीचों बीच ये जो अक्षांशीय रेखा गुजरती है, ये अक्षांशीय रेखा है। इस अक्षांशीय रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है?
कर्क रेखा है, या इसी कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा भी कहा जाता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा या कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। और उन 8 राज्यों का हमें नाम भी याद रखना है। पहला है गुजरात, फिर ये इधर स्टेट पड़ता है राजस्थान, फिर यहाँ स्टेट पड़ता है एमपी, एमपी के बाद में यहाँ जो स्टेट पड़ता है इस स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। और यहाँ जो स्टेट पड़ता है इसका क्या नाम है? झारखंड। कौन सा है? झारखंड पड़ता है। और इधर वाले भागों में ये कौन सा पड़ता है? वेस्ट बंगाल, या कौन सा हो गया? पश्चिमी बंगाल हो गया। और ये वाला भाग, और इधर वाले भागों में ये जो स्टेट पड़ता है इसका नाम है त्रिपुरा, और ये जो स्टेट है उसका नाम है मिजोरम। तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भाई नाम ध्यान में रखना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहाँ से भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि भाई निम्न में से अक्षांशीय रेखा भारत के कौन से राज्य से गुजरती है, या निम्न में से कौन से राज्यों से नहीं गुजरती। इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, भारत से एक देशांतरीय रेखा भारत के मानक समय का क्या करती है? निर्धारण करती है। और वो जो देशांतरीय रेखा है वो इस प्रकार गुजरती है। ठीक है, अब ये जो देशांतरीय रेखा है जो इस प्रकार गुजरती है, उस देशांतरीय रेखा का नाम है 82.5 डिग्री। कितने डिग्री? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर तो है ही, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा है, कौन सी रेखा है भाई? 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतरीय रेखा है ये भारत के बीचों बीच गुजरती है ना। और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा है ये भारत के मानक समय का निर्धारण करती है। किसका? भारत के मानक समय का निर्धारण करती है। तो भारत के मानक समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती है भाई? मानक समय का निर्धारण करती है। तो आपको बताना होगा कि सर भारत के मानक समय का निर्धारण जो रेखा करती है उसका नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा। अब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा भारत के मानक समय का निर्धारण करती है, तो कहां से करती है? तो यूपी में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है पहले जिसका नाम था इलाहाबाद, अब नाम हो गया कौन सा? प्रयागराज। तो प्रयागराज में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नैनीग्राम। कौन सी जगह पड़ती है भाई? नैनीग्राम। और नैनीग्राम में एक टावर है जिसका नाम है मिर्जापुर टावर। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनीग्राम और नैनीग्राम के मिर्जापुर टावर से भारत के मानक समय का क्या होता है? निर्धारण होता है। और ये जो रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से एक यूपी हो गया, एक इधर एमपी हो गया, एमपी के बाद में एक छत्तीसगढ़ हो गया, और छत्तीसगढ़ के बाद में यहाँ कौन सा है? उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद में किस स्टेट से चली जाएगी? आंध्र प्रदेश से। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। और दोनों ये कौन? कर्क रेखा और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा जहां आपस में काटती हैं वो जगह पड़ती है सरगुजा। कौन सी है? सरगुजा है। और ये जो सरगुजा है ये कहां पड़ती है? छत्तीसगढ़ में। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा और कर्क रेखा आपस में कहां काटती है? सरगुजा छत्तीसगढ़ में काटती है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन से भी पूछा जाता है कि भाई भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो विश्व का मानक समय का निर्धारण करती है ये ग्रीनविच रेखा। और हम सब जानते हैं कि भारत के मानक समय का जो इस प्रकार ये जो निर्धारण करती है, इस रेखा का क्या नाम है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा। और ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा भारत के मानक समय का क्या करती है? निर्धारण करती है। अब देखो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतरीय रेखा भारत के मानक समय का निर्धारण करती है, इसका मतलब ये विश्व का जो मानक समय का निर्धारण करती है ग्रीनविच रेखा, इससे कितने डिग्री आगे है? 82.5 डिग्री आगे है।
क्या है, आगे है। और हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणें एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेती हैं, 4 मिनट का। तो आप बताओ 42 मतलब 82.5 डिग्री को पार करेगी तो कितना लेगी, ये समय लेगी 330 मिनट का। 330 मिनट का मतलब सीधी सी बात है हुई 5 घंटे 30 मिनट। तो विश्व का मानक समय है ना, भारत का मानक समय इस विश्व के मानक समय से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। फिर हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय अरुणाचल प्रदेश में होता है, सबके बाद में कहाँ होता है, गुजरात में। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि भाई भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि सबसे पूर्व में स्टेट कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिम में कौन है, गुजरात है। अब ये सूर्य उदय की बात करें या सूर्य अस्त की बात करें, इसमें अंतर कितना है, तो भी कि भाई अरुणाचल प्रदेश में अगर मान के चलो 5 बजे होता है सूर्य उदय, तो गुजरात में कब होगा, तो गुजरात में होगा 7 बजे। तो इसके सूर्य उदय और सूर्य अस्त में लगभग जो अंतर है वो कितने घंटे का है, 2 घंटे का। सर ये 2 घंटे का क्यों है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणें एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेती हैं, 4 मिनट का। और हम सब जानते हैं कि भारत में जो अक्षांश देशांतरों का अंतर है लगभग कितना डिग्री है, 30 मिनट। तो 4 इन 30 डिग्री देशांतर को पार करेगी तो कितना समय लेगी, 120 मिनट का। मतलब सीधी सी बात है कितने घंटे का समय लेगी, 2 घंटे का। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, हमें एक बात और याद रखनी है, ये जो भारत की उत्तर से दक्षिण की ये जो लंबाई है, क्या है, लंबाई, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ये लंबाई है 3214 किलोमीटर। और भारत की ये जो पश्चिम से, इससे भारत की जो पश्चिम से ये जो पूर्व की ये क्या है, चौड़ाई है भाई, ऊंचाई, ये चौड़ाई है। और भारत की जो चौड़ाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो भारत की पश्चिम से पूर्व की तरफ जो चौड़ाई है वो है 2933, और दक्षिण से उत्तर की तरफ जो ऊंचाई है वो है कितनी, 3214 किलोमीटर। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हम अगला टॉपिक लेंगे जिस टॉपिक का नाम रहेगा भारत की सीमाएं। धन्यवाद दोस्तों।